हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। जैसा कि हम क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो साइंस के पेपर आने वाले हैं उसी के लिए एक वीडियो सीरीज बना रहे थे, जिसमें कि हम क्लेम कर रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा वो पूरा का पूरा आपका उत्तराखंड बोर्ड में छप के आएगा। ठीक है। और इसी वीडियो सीरीज में हम दो वीडियोस पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरी वीडियो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट पे पढ़ी। सो आज केमिस्ट्री वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल बच्चों को लगने वाला वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। ठीक है, बच्चे इससे खौफ खाए रहते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ को छोड़ना है। ठीक हो गया। तो आज हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, और इस चैप्टर को इतने प्रिसाइज्ड वे में और इतने शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप बोलेंगे ये तो सबसे फालतू चैप्टर था। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ना अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और जिसे पढ़ना है उसे कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको ये चीज़ पता है ना, तो ये चैप्टर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें मेटल्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, उसको थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, पहले हम मेटल्स के रिएक्शन देख लेते हैं। पहले टफ चीज़ पहले और बेकार की चीज़ें बाद में। ठीक है, जो एग्जाम में आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनता है। और अगर आपको याद हो, मैंने सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में बताया था कि जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। आई बात समझ में? देखो, हर एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ। इवन 30 to 40% कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक लगातार चले आ रहे हैं। ये सब के सब एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये भी आप पढ़ चुके हो। क्या ये मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में, कि जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसा होगा अगर एग्जाम में आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज दिस, दिस इज बेसिक ऑक्साइड। कैसे? क्योंकि ये कब बना है, मेटल को हीट करने से बना है। तो जब भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया जाता है, या कह सकते हो कि मेटल को हीट किया जाता है, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। और मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। कभी कभी एम्फोटेरिक भी होता है, अभी बाद में बताऊंगा कि एम्फोटेरिक क्या होता है। आई बात समझ में? फिलहाल के लिए बेसिक होता है। ओके। अब वही नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन में करें तो, और आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये अपने उत्तराखंड बोर्ड में आया भी हुआ है कि व्हाट हैपेंड व्हेन नॉन मेटल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, मेटल में मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है और नॉन मेटल में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। बट खास बात यह है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो आपका होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं भाई। C+O2 गिव्स CO2। कभी पूछ दिया भाई ये CO2 का नेचर कैसा है, तो कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। S+O2 गिव्स SO2 गैस। तो SO2 कौन से नेचर की है, एसिडिक नेचर की है। तो तुम्हें पता है ना, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल को जब जलाया जाता है तो जो बनेगा ना, वो हमेशा कैसा होगा, पहली बात तो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, और उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और यहाँ पर मेरा पहला टॉपिक खत्म होता है, जिसमें जितना हाईलाइटेड है उतना ही पढ़ाना है। सबसे मेन बात है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नॉन मेटल ही डाला हुआ है, क्योंकि नॉन मेटल में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन मेटल कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एक लकड़ी को पानी में डालोगे, क्या रिएक्शन करेगा भाई वो पानी के साथ? ठीक है, तो देखो, बट जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल। बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड बना देते हैं। जैसे SO2 में अगर H2O डालूंगा ना, तो H2SO3 बन जाता है। सल्फ्यूनिक एसिड कहते हैं, नाम से कोई खास बात नहीं है, बस फॉर्मूला। और वैसे तो फॉर्मूले से भी कोई काम नहीं है। ऐसी CO2 में जब H2O डालते हो तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है आपका। आप चाहें तो इन रिएक्शंस को लिख सकते हैं। कभी कभार बैलेंस द रिएक्शन में आ गया और बैलेंस तो कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज इन रिएक्शंस का ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अब बात आती है भाई, मेटल को जब वाटर में डालते हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। याद रखिएगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल, जैसे Na में H2O डाला तो क्या बन गया, NaOH। Ca में H2O डाला तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि स्लैग्ड लाइम। ऐसी Mg। अब इंपॉर्टेंट बात था। अब यहाँ से देखो,
यहाँ से सतर्क हो जाते हैं। जो Mg होता है ना, ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया कि Mg डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। एग्जाम में आ सकता है कि भाई ऐसा कौन है जो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, या आ गया कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो कौन है? मैग्नीशियम है, याद रखिएगा। अगली बात, पूरा लिखना, एल्यूमिनियम Fe यानी कि आयरन और जिंक ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो, नॉट रिएक्ट विथ ईदर हॉट और कोल्ड वाटर। तो भाई किसके साथ करते हैं? ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो ये H2O है ना इस वाले में, ये जो H2O लिखा है, ये स्टीम फॉर्म फॉर्म में है, यानी कि वेपर्स के फॉर्म में है। तो जब Al में H2O डालते हैं तो क्या बन जाता है? Al2O3 बन जाता है। और ऐसी Fe में जब H2O डालते हैं तो क्या बन जाता है? Fe3O4 बन जाता है। आई बात समझ में? तो मेटल्स की रिएक्टिविटी वाटर के साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन मेटल को आप स्किप कर भी सकते हैं, बाकी सिंपल है, नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करते। क्या पता कभी एमसीक्यू में पूछ दिया। अब कोई लोग ऐसे होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ना ही हॉट वाटर, ना ही कोल्ड वाटर, ना ही स्टीम। वो कौन है? वो ये है, पीबी हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, और इनको कहते हैं अनरिएक्टिव मेटल, क्योंकि ये बहुत नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के। याद है पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था वो केयरलेस जैबरा वाला। तो वहाँ पर से हमारा कॉन्सेप्ट, ये सबसे नीचे आते थे ना रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ना ही हॉट वाटर के साथ, ना ही कोल्ड वाटर के साथ। तो मेटल्स का जो पोर्शन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। भाई ये भी एक अच्छा है। पहली बात तो नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। आई बात समझ में? पहला पॉइंट ये हो गया, रिएक्शन नहीं करते। मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मान लीजिए। मेटल्स को जब डाइल्यूट एसिड में डालते हैं, पहली बात तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या अंतर होता है? देखो, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड बेस्ड सॉल्ट में भी आ सकता है ये वाला टॉपिक। और डाइल्यूटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है प्योर एसिड, प्योर एसिड। जबकि डाइल्यूटेड एसिड का मतलब होता है वाटर इन द एसिड, वाटर इन एसिड। उसको डाइल्यूट कर दिया, जैसे करते हैं ना जो अल्कोहल पीते हैं, वो अल्कोहल को डाइल्यूट कर देते हैं पहले, क्योंकि जब अल्कोहल डाइल्यूट नहीं होती है तो बहुत हार्मफुल होती है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम कितने खतरनाक इसके हैजार्ड्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि जो आपका प्योर एसिड होता है, ठीक है, सॉरी, कंसनट्रेटेड एसिड होता है, प्योर एसिड होता है। वही प्योर एसिड में जब स्कूल्स में जो भी आपके एसिड्स होते हैं ना, वो जनरली डाइल्यूटेड एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्योर एसिड होगा, अगर वो कभी गिर गया, किसी के हाथ में गिर गया, तो बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या करते हैं, उस एसिड में पानी डाल देते हैं और उसकी जो पावर है उसको कम कर देते हैं। तो कंसनट्रेटेड एसिड बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल। ये क्या होता है, लेस पावरफुल। ठीक है, ये हो गया। तो ये दो रीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख आइएगा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो। ठीक हो गया। अब बात आई भाई, तो पहली बात तो मेटल को कंसंट्रेटेड एसिड में डाला नहीं गया है। जब मेटल को एसिड में डालते हैं तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे जिंक में मैंने HCl डाला तो ZnCl2, देखो सॉल्ट बन गया और क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो HNO3 है, मैंने क्या बोला था, देखो इसको मेटल, एक मिनट, मेटल प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलती है। ये था। ये कोई सा भी एसिड हो सकता है, ठीक है, एनी एसिड। बट तुम्हें पता है केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्ट HNO3। ठीक है। अब इसकी कहानी सुनना, एक्सेप्ट HNO3, ये एग्जाम में आ सकता है। HNO3 को छोड़ के, अब भाई HNO3 में ऐसा क्या खास बात है, ये जो HNO3 है ना, ये बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है पता है, जो H2 गैस निकलती है उसको झट से किस में चेंज कर देता है, H2O में। देखो यही तो होता है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो H2 को झट से किस में चेंज कर देगा, H2O में। तो क्या H2 निकली? नहीं। आई बात समझ में? देखो, HNO3 नॉट रिएक्ट, ठीक है, HNO3 नॉट रिलीज
H2 gas on reaction with metal because HNO3 is strong oxidizing agent, so HNO3 oxidizes H2 to water, यानी कि ये H2 को किस में चेंज कर देता है, सीधा H2O में चेंज कर देता है। आई बात समझ में? इसीलिए कभी भी ये क्या रिलीज नहीं करता, H2 गैस रिलीज नहीं करता। केस बेस में आ सकता है ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे H2 गैस नहीं देता है, तो कौन सा याद रखोगे, HNO3 याद करके ले जाओगे वहाँ पर। आई बात समझ में? और क्यों नहीं करता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जो H2 निकलेगी उसको ऑन द स्पॉट वो किस में चेंज कर देगा, H2O में चेंज कर देगा। आप चाहो तो ये डायग्राम याद कर सकते हो, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो क्या कर देता है, H2 को झट से H2O में चेंज कर लेता है। बाकी मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट केमिस्ट्री में एक्सेप्शन की तो भाई दुनिया है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में इसमें एक और एक्सेप्शन है, और बच्चे यही पढ़ने में डर जाते हैं, इसलिए मैं इतनी ईजी उसमें लाया हूँ। तो HNO3 बाकियों के उसमें तो बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज विथ डाइल्यूट HNO3 रिलीज H2 गैस। सिर्फ यही दो बंदे H2 गैस रिलीज करते हैं, और बाकी सब में जो H2 होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, H2O में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? ये कहानी भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाऊं तुम्हें, वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन में अपने मन से तो कर ही सकते हैं हम लोग, पक्का थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। देखो, अगर मैं Na में HNO3 डालूं तो ये बन जाएगा NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2। क्या मैंने ये सही लिखा? नहीं, ये सही नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने H2 गैस रिलीज कर दी, और आपको पता है कि जब भी HNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो H2 गैस नहीं रिलीज होती, क्योंकि ये H2 सीधे किस में चेंज हो जाएगी, H2O में चेंज हो जाएगी। अब इससे इजी क्या समझाऊं मैं, बताओ? आई बात समझ में? अब बात आई, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे दो लोग हैं जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, H2 गैस देते हैं, अदरवाइज और किसी में हिम्मत नहीं है, ठीक है। हमेशा H2 किस में चेंज हो जाएगी, H2O में चेंज हो जाएगी। देखो, Mg में HNO3 डाला तो MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस निकल गई। ऐसी Mn में HNO3 डाला तो MnNO3 का होल ट्वाइस और H2 गैस निकल गई। कोई बच्चे कह सकते हैं कि भैया आपने NaNO3 का होल ट्वाइस क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ये तो आपको क्लास 9th में पता होगा ना कि Na की वैलेंसी होती है +1 और NO2 की कितनी होती है, -1। तो एक Na को एक NO2 ही चाहिए, ये बेसिक कॉमन सेंस है। जबकि मैग्नीशियम की बात करें या मैग्नीज की बात करें, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। ये, और एक मैग्नीज को कितने NO2 चाहिए, 2। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, MgNO2 का क्या लिखा, होल ट्वाइस लिखा। ये पक्का, ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कहाँ पर क्या लिखें। पोटेशियम और सोडियम के केस में सिर्फ 1 वाला लिखना, NaNO2, ठीक है। बट मैग्नीशियम के केस में और आपका मैग्नीज के केस में ट्वाइस लिखना। बाकी आपको पता है आपके एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है, आप इसी को याद कर लो भाई। एग्जाम के एक दिन पहले कितनी नई चीज़ें पढ़ोगे, पक्का। ऐसे ही देखो, यहाँ पर Mn में जब HNO3 डालते हैं तो Mn क्या बनता है, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या गैस निकलती है, H2। सिर्फ यही दो मेटल्स ऐसे हैं जिनके साथ HNO3 रिएक्ट करके H2 गैस देता है, अदरवाइज इनको छोड़ के दुनिया में जितने भी मेटल है कभी H2 गैस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये H2 को किस में चेंज कर देगा, H2O में। 10 बार रिपीट किया है मैंने इसको, कितने बार, 10 बार। एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक हो गया। और साथ ही साथ में ये क्या निकालता है, ठीक है, अगर बाकी मेटल्स के साथ, इन दोनों के साथ तो ये कर दिया इसने, बाकी मेटल्स के साथ क्या करता है, देखो, जैसे ही डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, प्लस बाहर में क्या निकाल देगा, या तो NO निकालेगा, या तो NO2 निकालेगा, या तो NO3 निकालेगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। बाकियों के साथ आई बात समझ में? कोई भी दूसरा ले लो तो क्या क्या निकालेगा, पहले सॉल्ट, ये क्या हो गया, सॉल्ट प्लस H2 तो निकालेगा नहीं, दूसरा क्या हो गया, वाटर, प्लस इन तीनों में से कोई भी एक। आई बात समझ में? और यहाँ पर आपका रिएक्शन विद एसिड खत्म होता है। अब एक नई चीज आती है जिसको कहते हैं एक्वारेजिया। देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखा है कि जब 3 ड्रॉप डाली जाती है HCl की और 1 ड्रॉप डाली जाती है HNO3 की, ठीक है, एक 1:3, हाँ, तो इसको बोला जाता है यानी कि जब HNO3 को मैं ऐसे पढ़ाता था, यहाँ उल्टा हो गया, रेशियो HCl
बराबर कितना होगा 1:3। तभी मैं बोलूँ कहीं लिखने में तो गलत नहीं होगा, वहाँ HCl पहले लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, वहाँ HCl रेशियो HNO3 है। तो जब एक ड्रॉप किसका डाला जाता है HNO3 का, और 3 ड्रॉप डाले जाते हैं HCl के, तो जो बनता है उसको कहते हैं एक्वारेजिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ना कोरोसिव होता है, बहुत काला वाला कर देता है, याद रखना। और ये किस काम आता है, ये काम आता है डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, इनको डिसॉल्व करने के काम आता है एक्वारेजिया। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, उत्तराखंड बोर्ड में आने के 101% चांसेस है। ठीक हो गया। अब जो मैं तुमसे कह रहा था फालतू की बातें, वो ये है जिसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि मेन चीज़ आप पहले सीख चुके हो ना। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा जब पहले पहले वीडियो देखता है ना, वो फुल एक्साइटमेंट में होता है, और जैसे ही वीडियो के बीच में आता है उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है, और अभी उनका ध्यान उतना ज़्यादा नहीं होता। तो अभी मैंने फालतू की चीज़ें पढ़ा दी, और जो मेन चीज़ थी वो मैंने पहले निपटा दी। अब देखो, सबसे पहले इस साइड मेटल, इस साइड नॉन मेटल, आप चाहो तो ऐसे अलग अलग टेबल बना सकते हो, मैंने डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ाया। देखो, मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, इसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, ये एक्सेप्शन में पीले वाले से डाल रहा है, मरकरी एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसी नॉन मेटल कौन होते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। सॉलिड तो भाई बहुत सारे हो गए, सॉलिड का एग्जांपल बताओ तो ऐसा नॉन मेटल जो सॉलिड है, भाई कार्बन। जो लिक्विड है वो कौन है, ब्रोमीन। और गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जानते हो तुम। अब दूसरी बात, जो मेटल्स होते हैं ये शाइनी होते हैं, लस्टर होते हैं, आई बात समझ में। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं जनरली क्या होते हैं, डल। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन, आयोडीन। आई बात समझ में, ये चीज़ हो गया। अगली बात, नेक्स्ट चीज़ है, ये सॉलिड होते हैं, जबकि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होते हैं। सिर्फ मरकरी ऐसा बंदा होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एग्जाम में आ सकता है, स्टार है। ठीक है, जो हाईलाइट किया हो तो पढ़ लेना। ये हार्ड होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, कौन, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को सॉफ्ट मेटल कहते हैं, जीके का क्वेश्चन है, याद रखना। नॉन मेटल जर्नली सॉफ्ट होते हैं, बट यहाँ कौन हार्ड होता है, डायमंड, जो कि दुनिया का सबसे हार्ड होता है। ठीक है। अगली बात, भाई इनमें मैलिएबिलिटी होती है, यानी कि इनको पीट पीट के सीट बनाया जा सकता है। ठीक हो गया। अगली बात, इसमें डक्टिलिटी होती है, इनको वायर बनाया जाता है। जबकि ये क्या होते हैं, इनको सीट नहीं बनाया जा सकता, इनको वायर नहीं बनाया जा सकता। अगली बात, कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, गुड कंडक्टर। ठीक है, एक्सेप्ट पीबी और एचजी। ये पुअर, ये तुम नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, ये आई थिंक एनसीईआरटी में होगा भी नहीं, बट देख लेना, अभी तो लिख लो, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, बट एक ग्रेफाइट ऐसा बंदा होता है, अभी चैप्टर 4 में पढ़ोगे, जो गुड कंडक्टर होता है। और ये जबकि क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मेटल, ऑब्वियस सी बात है। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, एक्सेप्ट कौन है, गैलीलियम और सीजियम। आप चाहो तो इनको भी छोड़ सकते हो। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बट किसका ज़्यादा होगा, डायमंड का, भाई दुनिया का सबसे हार्ड चीज़ है, तो ऐसे ही थोड़ा ना उसको मेल्ट कर दोगे। और लास्ट, सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या क्या होता है, कि जब हम किसी उसको पीटते हैं ना, मेटल को, तो एक टन करके आवाज़ आती है, उसी को कहते हैं उसकी सोनोरस प्रॉपर्टी। तो ये है प्रोड्यूसेस साउंड वन स्टैक। ठीक है, जबकि ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हमने डिफरेंस के फॉर्म में पूरा मेटल और नॉन मेटल खत्म कर दिया है। ठीक हो गया। अब इसमें एक नया पार्ट आता है जिसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब भाई, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है। मैं यहाँ पर दो लोगों के आयोनिक कंपाउंड बनाऊंगा, एक सोडियम का, एक मैग्नीशियम का। याद रखिएगा, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अभी याद कर लेना, हाँ, ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए। ये 6 और एक 7। तो सोडियम क्या बोलेगा, पता है, कि भाई क्लोरीन ले, ये ले जाए एक इलेक्ट्रॉन। तो इसने दिया है, तो इसको कैसा चार्ज आ गया, प्लस। जो ले रहा है उस पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस। तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया। एग्जाम में आया हुआ है तभी लिखा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लिखाता मैं इसे। मैग्नीशियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब भी बताया था मैंने तुम्हें, कितने होते हैं, दो। ये, और क्लोरीन के कितने होते हैं, चलो क्लोरीन बना के देखते हैं। क्लोरीन, ये तो तुम्हें पता ही है, 7 होते हैं। पता है ना, 2,7 होता है, सॉरी, 2,8,7, 17 होता है क्लोरीन का। ये 6 ये बना दिए, 7 वही हो गया। Cl, 1 2, कैसे भी बना सकते हो, अभी मैंने पॉइंट करके बताया, ऊपर क्रॉस करके बनाए थे, एक ही बात है। 7 हो गया। अब होगा क्या, कि एक मैग्नीशियम यहाँ से दे देगा इसे, और एक मैग्नीशियम यहाँ से दे देगा। तो मैग्नीशियम ने कितने दे दिए, 2।
तो Mg के पास 2 पॉजिटिव और कितने Cl है 2, तो MgCl। ये 2 का एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ड्रॉ बनाना भी सिखा दिया, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो इसकी खास बात, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड को आप कैसे क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक बॉन्ड भी कह सकते हो। ठीक हो गया। अगला, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इनके बीच में, देखो ना, एक प्लस है एक माइनस है, और चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तीसरा, ये सॉल्युबल होते हैं क्या? हाँ भाई, ये बहुत अच्छे सॉल्युबल होते हैं। पता है तुम्हें नमक कितना मस्त सॉल्युबल होता है पानी में, क्यों? क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पोलर होते हैं, ये भी कह सकते हो, या ये आयोनिक होते हैं किसी भी तरीके से, बिकॉज दे आर आयोनिक, लिख लेना, बिकॉज दे आर आयोनिक। तो ये पानी में जाते ही टूट जाते हैं, इसीलिए सॉल्युबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम घर में एक पैकेट नमक लेके आए और उसमें तुमने एक लाइट का तार लगा दिया और तुम सोच रहे हो कि नमक में करंट आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बट आपका क्वेश्चन है, भाई क्यों नहीं होगा? नमक तो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, आयंस बोले तो चार्ज, और चार्ज तो करंट को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि जो आपके ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कभी भी अपने सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ये हमेशा किस फॉर्म में करेंगे? अपने मॉल्टन फॉर्म में करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, इन मॉल्टन एंड एक्वस फॉर्म। आई बात समझ में? या तो मॉल्टन फॉर्म में या तो एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या हुआ? विद वाटर। अगर ये समझ में नहीं आता तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन विथ वाटर। ये तो क्या समझे फिर हम भाई? हम समझे कि अगर हम पानी को, सॉरी, नमक को पानी में डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद अगर उसमें करंट लगाओगे, भाई फिर वो बहुत खतरनाक चीज़ बन जाएगी। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम समझे कि वो मॉल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, बट सॉलिड स्टेट में अपने नॉर्मल फॉर्म में कभी नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीबीएस सॉरी उत्तराखंड बोर्ड में आने के बहुत हाई चांसेस। ठीक हो गया, ये चीज़ रहा। इसके बाद बात आई मेटलर्जी। मेटलर्जी इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम खत्म कर चुके हैं, और मेटलर्जी में बच्चों के सांस सूख जाते हैं, जबकि मेटलर्जी में कुछ भी नहीं है। मेटलर्जी क्या है? देखो, सबसे पहले आता है आपका मिनरल। मिनरल, मिनरल क्या हुआ? जो भी हम पहाड़ से निकालते हैं ना, ठीक है, वो सब मिनरल हुआ। काम के मिनरल को, यानी कि ऐसा मिनरल जो कि हमारे काम आए, उसको कहते हैं ओर। हिंदी में लिख दो, काम का मिनरल। देखो, काम का मिनरल, मिनरल। ठीक है, ये। इसके बाद और में आता है गैंग। गैंग क्या होता है? गैंग, ये होता है इम्प्योरिटी, बेकाम की चीज। ठीक है, इम्प्योरिटी इन मिनरल, इम्प्योरिटी सॉरी इन मिनरल नहीं, आप इन और। देखो, चीजें छोटी छोटी हो रही है। और उसके बाद आता है इनरिचमेंट ऑफ और, यानी कि इनरिचमेंट, इनरिचमेंट, MENT। ठीक है, इनरिचमेंट का मतलब होता है रिमूविंग गैंग। देखो, पूरी कहानी सोचो तो, एक मिनरल, मिनरल से जो काम का मिनरल होगा, जो हमारे काम आएगा, उसका मिट्टी विट्टी हटा के जो हमारे थोड़ा बहुत काम आया, उसको कह दिया हमने ओर। उस ओर में भी जो थोड़ी बहुत गंदगी है, ठीक है, जो हमारा मतलब इम्प्योरिटी है, उसको हमने कह दिया गैंग। और गैंग को हटाने की प्रोसेस को कह दिया इनरिचमेंट। देखो क्या है, एक फालतू सी तो चीज़ है। तो हमने क्या बोला कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में होते हैं। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली, यानी कि मिनरल का वो वाला पार्ट जिससे मेटल निकाला जा सकता है, उसको ओर कहते हैं। ये प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली एनसीईआरटी के शब्द हैं, याद रखिएगा।
तीसरा गैंग, द इम्प्योरिटी इन ओर इज कॉल्ड गैंग, यानी कि सैंड ऑयल वो सब जो उसमें लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग। और लास्ट आता है इनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी कि रिमूविंग गैंग पार्टिकल, किसी भी ओर में से जब हम गैंग को हटा देते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट कहते हैं। आई बात समझ में। अब एग्जाम में आएगा एक कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। मैंने ऐसे करके कॉलम बना रखा है, आप ऐसे करके बनाना, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बना भी दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ कैल्सिनेशन और यहाँ पर बनाता हूँ रोस्टिंग, ऐसे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो पहली चीज़ क्या बोलेंगे भाई कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, एक मिनट, हाँ, मैं हल्का हल्का लिखूंगा, आप पूरा बड़ा बड़ा के एटलीस्ट 3-4 पॉइंट तो अपने पास होने ही चाहिए। तो पहली बात, जो कैल्सिनेशन होता है वो कार्बोनेट ओर में लगता है, जबकि ये जो लगता है किस में लगता है, सल्फाइड ओर में लगता है। अगली बात, कैल्सिनेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, ठीक है, लिमिटेड एयर, लिमिटेड एयर, या तुम कह सकते हो अब्सेंस ऑफ एयर, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके टीचर ने अगर आपको ऐसा लिखा है तो अब्सेंस ऑफ एयर। बट रोस्टिंग में अपने को क्या चाहिए, एक्सेस ऑफ एयर। अब बच्चे बोलते हैं यार हम भूल जाते हैं, अरे कैसे भूल रहे हो तुम लोग, मूंगफली को रोस्ट करते हैं, और जब रोस्ट करते हैं तो कोई आदमी ऐसे फट्टा देता है, मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था, और फट्टा देने का मतलब उसमें एयर दे रहा है। तो इसका मतलब जब रोस्टिंग करते हैं ना, किसी चीज़ को रोस्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एयर चाहिए होती है, एक्सेस ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन में एयर नहीं चाहिए होती है। बच्चे कह रहे थे हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस में कार्बोनेट लगेगा किस में सल्फाइड लगेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, लो ये ट्रिक भी बन गया, लो। और बचा हुआ रोस्टिंग उसमें आ गया, आर के बाद ऐसा आता है, ये ट्रिक बना लो, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी इसमें, तीसरी चीज बना लेना इनकी रिएक्शन। देखो कार्बोनेट ओर में क्या होगा, अगर जिंक हमें कार्बोनेट फॉर्म में मिल रहा है, ये ये भी जिंक का ओर है, ठीक हो गया। और ZnS ये भी जिंक का ओर है, दोनों जिंक के ओर है, बट दोनों को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस अलग अलग होगी। क्योंकि ये कार्बोनेट ओर है तो इसमें कैल्सिनेशन लगाएंगे, और कैल्सिनेशन में कभी भी एयर नहीं दी जाती, हम सीधा हीट देंगे, तो ZnO अलग हो जाएगा प्लस CO2 अलग हो जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद ZnS वाले में क्या करना पड़ेगा, हमें O2 देनी पड़ेगी एयर, तो क्या हो जाएगा, ZnO अलग हो जाएगा प्लस SO2 गैस अलग हो जाएगी। आप चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, बैलेंस मैंने तुम्हें सिखा रखा है। आई बात समझ में, पक्का। इसके बाद देखो, ये कैल्सिनेशन हो गया और रोस्टिंग होगी, पक्की बात। ये 3 पॉइंट लिख के आना, इन 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट कोई काम का होता भी नहीं है, अपने को लिखना भी नहीं होता है, पक्का, गारंटीड क्वेश्चन है, ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इसके बाद आता है भाई अलॉय बनाना। ये अलॉय किसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा अलॉय व्हील्स। अलॉय होता है मेटल्स का मिक्सचर। देखो, द मिक्सचर ऑफ मेटल्स या मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, इज कॉल्ड अलॉय। तो अलॉय क्या हुआ, मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, दीज बोथ आर अलॉय। देखो, पहला है तो मिक्सचर ऑफ मेटल बोलो, ठीक है, या नहीं बोलना है तो मेटल प्लस नॉन मेटल बोल दो, एक ही बात है। अब कुछ एग्जाम्पल याद करके लेके आना। पहला ब्रास, ब्रास किस किस से बनता है, कॉपर और जिंक। अगला ब्रॉन्ज, किससे बनता है, कॉपर और टिन, ठीक है, ये इसका कोई काम नहीं है, इसको मत पढ़ना। सोल्डर, सोल्डर यूज होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वेल्डिंग करने में, जो छोटे छोटे रिमोट रिमोट बनाते टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूज करते हैं, तो लेड प्लस टिन का यूज होता है, ठीक है, ये यूज्ड इन वेल्डिंग लिखा हुआ है, ये मत लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, यूज्ड इन वेल्डिंग। अगला गोल्ड, जो 22 कैरेट इंडिया में जो गोल्ड मिलता है वो 22 कैरेट का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलॉयड विथ Ag एंड Cu फॉर हार्डनेस, क्योंकि जो रियल गोल्ड होता है ना 24 कैरेट का, वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा पता है, चिपचिपे फॉर्म में मिलेगा, मॉल्टन फॉर्म में मिलेगा। उसको कैसे हार्ड बनाओगे, तो उसको हार्ड बनाने के लिए ना उसमें कॉपर या सिल्वर को अलॉय किया जाता है। आई बात समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रास एंड ब्रॉन्ज। और एक और होता है अमलगम, लिख लेना इसको, अमलगम। अमलगम एग्जाम में आ सकता है, ये होता है अलॉय ऑफ जिंक, जिंक का कोई भी अलॉय, ठीक है, उसको अमलगम कहते हैं। जैसे जिंक अमलगम, सॉरी, जिंक, ये अलॉय ऑफ Hg, सॉरी, मरकरी ऑफ Hg। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लिखूं, ये था ये,
अगर Hg को जिंक में डालेंगे तो ZnHg बन जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड जिंक अमलगम। ठीक है, या अमलगम आ सकता है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और उसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, और यहाँ पर फिर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या था इस चैप्टर में बताओ। देखो, सबसे पहले हमने ये सब कुछ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर से हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की। यहाँ पर एक बात याद रखना ना, जो ये ZnO बनता है, ये दोनों केस में, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये। फिर इसके बाद ना इसका रिडक्शन होता है, कई बार पूछ भी लेते हैं कि भाई रिडक्शन कैसे होगा। ऐसा तो पूछा नहीं है आज तक, बट रिडक्शन करने के लिए इसमें कार्बन डाला जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि कार्बन जिंक से ऊपर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, कार्बन अब ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और जिंक को बाहर कर देगा। देखो, हो गया ना रिड्यूस। देखो, रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का हटना, ये जिंक का रिडक्शन हो गया। जबकि कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑब्वियस सी बात है। ठीक हो गया, तो ये कहानी होगी यहाँ पर। तो कई बार रिडक्शन आ जाएगा कि भाई रिडक्शन कैसे होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, बट आएगा नहीं। ठीक है, अगली बात, ये देखो, रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है, कॉपर की अगर हम रिफाइनिंग करें, ठीक है, हम किसकी रिफाइनिंग करें, कॉपर की। ठीक है, कॉपर की अगर हम रिफाइनिंग करें, तो कॉपर की रिफाइनिंग में क्या होता है कि आपका एक यहाँ पर एक बीकर होता है, मैं बता देता हूँ ऐसे। और बीकर में क्या होता है, आपको कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो आपको दो इलेक्ट्रोड लेने होते हैं, एक ऐसे, ये बहुत गंदे इलेक्ट्रोड बना दिए मैंने, ऐसे करके होता है, ये अच्छा इलेक्ट्रोड है, इसको भगाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका है दिस वन। देखो, दो इलेक्ट्रोड बनाए मैंने, ठीक हो गया। अब जो ये सॉल्यूशन होता है ना, ये सॉल्यूशन भी किसका होता है, CuSO4 का होता है। ठीक है, एक बार मैं एनसीईआरटी का प्रॉपर डायग्राम देख लेता हूँ, क्योंकि आपके उसमें सीबीएसई वालों के उसमें तो चल जाता है। ठीक है, आपके उसमें नहीं चलेगा ये, आपके उसमें प्रॉपर एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही बेटर रहता है, तो रिस्क क्यों लेना हम लोगों ने। हाँ, ये कर लो। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस वाले में क्या होता है कि इसमें होता है प्लस और इसमें होता है माइनस, इन दोनों को आपस में ऐसे बैटरी से जोड़ा होता है। ठीक है, प्लस इस साइड है तो इस साइड छोटा कर दो, इस साइड बड़ा, ये देखो, ये ठीक हो गया। ये प्लस वाला है, तो पॉजिटिव वाले को मैंने पहले भी बताया था, याद है, पाओ, ऐसे करके, पाओ करके, तो पॉजिटिव में हमेशा एनोड होता था, याद है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना एनोड, और जबकि ये क्या हो जाएगा अपना, ये वाला पोर्शन जो है, ये हो जाएगा अपना कैथोड। ये ड्रॉ बना के आ जाना। ठीक है, ये मैंने इसलिए भी नहीं बनाया ना, कि कई बार क्या होता है कि अगर मैं पहले ही बना के लेके आता, फिर आपका इंटरेस्ट हट जाता है इस ड्रॉ से, आप कहते हैं अरे यार ये तो छपा हुआ ही ड्रॉ है, इसलिए आपके सामने सामने बना रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ में बनाइएगा। अब ये हुआ, अब होता क्या है पता है, यहाँ पर ही इस वाले में ना कॉपर जमा होता है बहुत ज़्यादा, ये इस वाले में क्या होता है, कॉपर होता है, ये इस वाले में बहुत ज़्यादा कॉपर होता है। ठीक है, ये कॉपर यहाँ से निकलता है और यहाँ को जाता है, ये ठीक है, और धीरे धीरे एनोड से कहाँ को शिफ्ट होने लग जाता है, कैथोड में शिफ्ट होने लग जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आई बात समझे, ऑफ कॉपर की, कि एनोड से निकलेगा और कैथोड में जम जाएगा, और फाइनली एनोड में हो जाएगा पूरी गंदगी, वहां से निकल गई, एनोड के नीचे एक यहाँ पर एक ऐसा डस्ट टाइप का छूट जाता है, ये इसको कहा जाता है एनोड मड, ये थोड़ी मिट्टी विट्टी, ये इसको कहते हैं एनोड मड। जबकि जो प्योर कॉपर है वो कहाँ चले गया, कैथोड में चले गया। ठीक हो गया, ये कहानी होगी। अब इसमें अगर हम बात करें, और तो कुछ नहीं लिखना है ना, ट्रिक वगैरह वगैरह सब कुछ लिख दिया। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्यूरिटीज, जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होती है, जो कि सॉल्युबल नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, एनोड मड, ये एनोड मड। और जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटी है, वो ये कॉपर से सॉल्यूशन में जाएगी, और सॉल्यूशन से दोबारा क्या आ जाएगी, कैथोड में। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, ये चीज़ लिख लेना। ठीक है, ये मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ,
लिख लीजिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर, ठीक है, द कॉपर आयंस डिसोसिएट फ्रॉम एनोड टू द सॉल्यूशन and at the same time the copper from solution get deposited into cathode. At the same time the copper from solution get deposited to the cathode, ठीक है, and the insoluble thing is called anode mud. बस कहानी खत्म होगी कि एनोड से आपका कॉपर किस में जाता है, सॉल्यूशन में, उसी टाइम पे उतना ही कॉपर सॉल्यूशन से कहाँ चले जाता है, कैथोड में। और ऐसी चीज़ें जो सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड। ठीक हो गया, ये कहानी होगी, बस बात खत्म हो गया इसमें। जनरली कॉपर हो गया, जिंक हो गया, हमारे एनसीईआरटी में कॉपर की कहानी बताई गई थी, ठीक है, ये होगा। और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है, इसमें क्या चक्कर है, इसका जो अगर मैं डब्बा बनाऊं, इसमें ऐसा बनता है, ऐसा बना दोगे ना एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पता लगा कि अपनी ज़मीन वगैरह वगैरह सब तुम्ही को दे दी उसने। क्यों, देखो ऐसे करके यहाँ पे भी 2 बीकर होंगे। अभी हम NaCl का कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। देखो ये हो गया, और इसके बाहर हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगा दी, ठीक हो गया। ये वाला अभी हमारा है कैथोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। ये एनोड है तो प्लस और कैथोड है तो माइनस, ठीक हो गया, ये कहानी हो गई। और बीच में हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। अब यहाँ पर क्या है कि बीच में हम एक वॉल जैसी लगा देते हैं जहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये ठीक है, ये वॉल लगा दी हमने। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ये जो सॉल्यूशन हमने डाल रखा है, यह है मॉल्टन NaCl। सॉल्यूशन भी हमने वही डाल रखा है, किसका, मॉल्टन NaCl का। ये क्या है, मॉल्टन NaCl, ठीक हो गया। तो आपका Cl कहाँ पर दिखता है हमको, एनोड में, जबकि Na पॉजिटिव कहाँ पे दिखता है, कैथोड में। बस ये याद रखना, कैथोड में देखो Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Na बन जाता है, और एनोड में Cl नेगेटिव, चूंकि हमको Cl2 बनाना है तो Cl नेगेटिव नहीं, 2Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन देके Cl2 बना देते हैं। अब ये जो 2 रिएक्शन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, इसको याद ही कीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी आती है ये आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो, ठीक है। बस ये रिएक्शन आपको याद करके ले जानी है, ये और ये, कि एनोड में क्या होता है और कैथोड में क्या होता है। आई बात समझ में। बाकी ये ड्रॉ बना के ले जाना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कुछ नहीं लिखना है, इसको थ्योरी में लिखना है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग we take a molten NaCl in a beaker, and when we pass current in the solution, the Na obtained at cathode, whereas Cl2 gas is released at anode। बस बात खत्म होगी यहाँ पर, ठीक हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो, ऐसे ऑक्साइड जो एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि दोगले। कैसे, देखो ये क्या होता है बताओ तो, HCl, ये तो तुम जानते हो ना, ये क्या है, एसिड, ठीक है। और देखो इतने लॉजिकल तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी देखना, AlCl3 क्या होता है, सॉल्ट, और H2O क्या होता है, वाटर। ये यहाँ पर एरो था, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे यहाँ पर NaOH अपने को पता है, ये तो भाई बेस होता है बहुत फेमस, बहुत बढ़िया बेस। ये NaAlO2 ये सॉल्ट होता है, याद रखना, प्लस ये क्या हो गया, वाटर। ये एक बार CBSE में पूछा भी गया था, ये वाला, ये पूरी रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्कत कर गए थे। ये सॉल्ट प्लस वाटर। अब बड़े ध्यान से सुनना, हाँ, ध्यान से सुनना, ये भी Al2O3 है, ये भी Al2O3 है। आपको पता है कि सॉल्ट प्लस वाटर कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। इसमें अगर ये एसिड है तो इसका मतलब Al2O3 किसका काम कर रहा होगा, बेस का काम कर रहा होगा। देखो बन गया नहीं,
ये ऊपर क्या बन गया, बेस। जबकि नीचे वाले में देखो ऑलरेडी बेस दिया है और सॉल्ट प्लस वाटर बन रहे हैं, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा होगा, एसिड का। देखो Al2O3 ने काम किया ना, एसिड का भी किया और बेस का भी किया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये कहानी हो गई, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एक चीज़ और याद कर लेना, ये शायद चैप्टर नंबर 1 में था, मैं बीच में जब पीपीटी बना रहा था मुझे दिखा, जब कॉपर में को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, याद है मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था, तो CuO बनता है, ठीक है। इसीलिए कॉपर के बर्तन में ना, जब हम क्या बोलते हैं वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसमें खाना बनाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो काला हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। कभी भी अगर कॉपर बर्तन का क्वेश्चन आए तो ये वाला बना देना, कॉपर बर्तन, ये ये है उसका आंसर, ठीक है। मुझे लगा कि इस लेक्चर में बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। और यहाँ पर ठीक है, ये चैप्टर क्या ख़त्म होता है, नहीं, ख़त्म तो नहीं होता है, एक दो टॉपिक बचा है जिसका नाम है थर्माइट रिएक्शन। अब भाई ये थर्माइट रिएक्शन ना आज तक तो नहीं आई है, बट ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका उत्तराखंड बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन क्या है, और लास्ट टॉपिक है यहाँ का ये ये थर्माइट रिएक्शन एक रिएक्शन है। ये किस तरीके की रिएक्शन है, देखो Al2O3 ने, देखो Al आया इधर Fe के बदले और Fe को भगा दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी तो होता है जब क्या करते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से भगा देता है। ये देखो Al2O3 बन गया और Fe बेचारा भाग गया, और बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भाई हीट निकलती है तो ये रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। दूसरी बात, जो मेटल्स होते हैं ना, ये एग्जाम में CBSE के आया हुआ है कि जो मेटल का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो मेटल हमेशा मॉल्टन फॉर्म में क्यों निकलते हैं, सोचो तो जरा। देखो एग्जाम में लिखो, क्वेश्चन लिखो, वाई आफ्टर एक्सट्रैक्शन द मेटल फाउंड इन मॉल्टन स्टेट, वीडियो को पॉज करके इतना लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर लिखना, बिकॉज, ठीक है, ऑन एक्सट्रैक्शन, जब हम कभी एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन इज जर्नली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विच इज एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जर्नली क्या होती है, एक्सोथर्मिक। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलती है, हीट निकलती है, विच मेक्स द मेटल मॉल्टन, मॉल्टन मेटल। क्या था ये बताओ तो। जब भी एक्सट्रैक्शन होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एक टाइप की, तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो मेटल हमेशा किस में पाया जाता है, मॉल्टन फॉर्म में पाया जाता है। आई बात समझ में। इसीलिए जब वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, वेल्डिंग क्या हुआ सोचो तो सही, एक लोहे का ये है, एक लोहे का ये है, इसके बीच में उन्होंने मोल्ट करके कोई दूसरा मेटल डाल दिया, और उसके चक्कर में उस मेटल ने इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा, और इन दोनों को चिपका दिया, यही तो होती है वेल्डिंग। आई बात समझ में। तो ये थर्माइट रिएक्शन किस काम आती है पता है, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस बेस में आ सकता है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, Fe2O3। बच्चे कई बार क्या कंफ्यूज करते हैं पता है, वो उल्टी रिएक्शन लिख देते हैं, वो ऐसा लिख देते हैं कि Fe प्लस Al2O3, ये तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, Fe तो भगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि Fe की रिएक्टिविटी कम होती है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका पूरा कहानी, और यहाँ पर अपनी थर्माइट रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस कॉर्नर पे, जो भी आपके 2021 से 2021 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के, मैंने सब कंपाइल कर दिए। बस देखो नॉर्मल से क्वेश्चन आया, देखो क्या है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज टू मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, रिडक्शन, अभी पढ़ाया था। देखो कुछ कुछ चीज़ें तो मैं ऐसे इंटेंट हो रहा है ना, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखे। आपको लगता है कि अभी इतना टाइम मिल भी पाता होगा, 12th के अलग से बोर्ड्स चल रहे हैं, बाकी हर क्लासेस देखनी है, सब कुछ देखना है। मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर ले आया बस। मैंने तो एक बार पीपीटी भी नहीं देखी अभी, कि कितना है, क्या चीज़ अरेंज करना है। तो ये चीज़ है जो एक बार में हो पाया, 1 घंटे में मैंने अरेंज कर दिया, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी कंटेंट देना है मैंने। ये मान के चलो आप हिंदी का पेपर दे के आएँ और आपके पास सारी वीडियोज़ आ जाए, ये टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं। तो रिडक्शन अभी बताया था मैंने, ZnO प्लस सी, तो क्या बन जाता है, देखो ये जिंक ऑक्साइड है ना,
तो Zn+Co, अभी पढ़ाया था 2 मिनट पहले। देखो, वाइट टंगस्टन, ये टंगस्टन है, हाँ, W से डिनोट करते हैं, इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट। क्यों पता है? क्योंकि इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बाहर से आया था क्वेश्चन, बट जीके का क्वेश्चन है, ठीक है ये। अब ऐसा मत बोलना कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, भाई साहब ये नॉर्मल सी बात है। वो बल्ब जो पीला वाला बल्ब होता है उतना गर्म हो जाता है, अगर उसमें कोई दूसरा फिलामेंट होगा, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, पहले तो फिलामेंट गल जाएगा। इसीलिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता होगा, तभी उसको यूज किया जाता है। What type of oxide are formed when non-metal compound with oxygen? याद करो, कैसे ऑक्साइड बनते थे? एसिडिक ऑक्साइड बनते थे, याद है? मेटल के केस में बेसिक ऑक्साइड बनते थे, और नॉन मेटल के केस में या तो एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनते थे, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है, तुम चाहो तो दोनों लिख सकते हो। वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? क्यों? क्योंकि उनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, अभी पढ़ाया था। सो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, ये गलत छपा है, ठीक है, ये NaCl है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। MgCl2 भी मैंने पढ़ा दिया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, सॉरी ये उस चैप्टर का है, ये गलती से इस चैप्टर में आ गया। जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करेंगे वहां पर इसको बना देंगे, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है? डिफाइन मिनरल एंड ओर। मिनरल वो है जो नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस होता है, और उस मिनरल से जो प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है उसको ओर कहते हैं, ठीक है। वो क्या है? नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास, कहा था ना मैंने, पढ़ लेना, ब्रास और ब्रॉन्ज, टिक भी मारा था। टूट क्या हो, देखो किन किन से मिलता है ब्रास, और ब्रॉन्ज भी पढ़ लो साथ में, अभी पढ़ा रखा है। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ऐसे ऑक्साइड जो वक्त आने पे एसिड बन जाते हैं और वक्त आने पे बेस बन जाते हैं। देखो 2 एग्जाम्पल भी लिखा रखे हैं नीचे पे मैंने, और एग्जाम्पल भी 2 ही लिखा है, और क्या बोलोगे बताओ? डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, देखो अब भी करा रखा है, जबकि वो स्लाइड ऐसे करके थी, मैंने दोबारा बनाई, क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थी। आई बात समझ में? अगला, राइट द नेम ऑफ मेटल दैट एग्जिस्ट इन, अरे क्या बोलोगे यार, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, अभी बताया था मरकरी होता है, जब मैं डिफरेंशिएट करा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक जितने भी क्वेश्चन है, हाँ, वो पूरे हो चुके हैं, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में हम बात करें तो सबसे पहले 2 मिनट में अगर मैं रिकैप बोलूँ, ये देखो मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही टिक मार दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला? कि HNO3, नाइट्रिक एसिड में H2 नहीं निकलता है वाला, ये एग्जाम में आ सकता है, एक बार दोबारा देख लेना इसे। दूसरी बात, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, हाँ सॉरी इसमें था वो। फिर उसके बाद एक्वारेजिया देख लेना, ये देखो। फिर डिफरेंशिएट देख लेना, जिसमें मैंने एक्सेप्शन लिखा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन आ रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी देखो, और इन दोनों की फोटो बनाना सीख लेना। मेटलर्जी देखो, ये मिनरल किसे कहते हैं, और किसे कहते हैं, कैल्सिनेशन रोस्टिंग बढ़ाया। उसके बाद अलॉय किसे कहते हैं, देखो ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से, याद कर लेना, और ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बनता है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में मैंने पूरा ड्रॉ बना के सिखा दिया तुमको, ठीक है। फिर मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिखाया। लास्ट में मैंने तुम्हें थर्माइट रिएक्शन सिखाई, जिससे रेलवे ट्रैक्स में क्रैक्स में वेल्डिंग की जाती है, और साथ ही साथ में बताया कि एक्सट्रैक्शन के बाद मेटल हमेशा मेल्टेड फॉर्म में निकलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्शन की जो रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो मेटल को मोल्ट कर देती है। आया समझ में? और यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और आई होप आपको अब ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आपको कोई दूसरी वीडियो इस चैप्टर को देखने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना बेस्ट कंटेंट हो सकता था मैंने वो प्रोवाइड करा दिया, जितनी ईजी लैंग्वेज में हो सकता था, ठीक है। और आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और साथ ही साथ में हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या किसी तरीके से चूक गए हैं पढ़ाई करने से, उन लोगों को भी हेल्प हो पाए, और हमारी भी कहीं ना कहीं रीच बढ़ पाए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज़्यादा काम करने को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ओके, गुड लक, थैंक यू।